Hello viewers and my dear students. I Ritu Sharma Soni from Department of Fashion Designing, Biani Girls College again welcome you all on behalf of Guru KPO. Today we are going to study about our next topic, fashion cycle, its length and fashion adopters. What is fashion cycle? Fashion moves through different stages during its cycle of existence. Means जैसे हमारी लाइफ साइकिल होती है, हमारे लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस होती है. टीनेजर होता है, ओल्ड एज होता है, देन हमारा चाइल्ड एज होता है. तो उस अकॉर्डिंग फैशन में भी जो फैशन का ट्रेंड जो होता है वो भी अकॉर्डिंग टू साइकिल मूव होता है, राइट. तो इसमें जो फैशन की अगर हम बात करें तो ओनली फैशन में ही नहीं, इनफैक्ट कुछ पर्टिकुलर स्पेशल फीचर्स में भी साइकिल इंक्लूड होती है, सच एज कलर, टेक्सचर्स एंड फैब्रिक. एंड फैशन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 5 stages, that is introduction stage, rise stage, peak stage, decline stage, obsolescence stage. तो फैशन साइकिल में ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिसमें फ़ैशन को एक्सेप्ट किया जाता है एंड देन उसको डिक्लाइन कर दिया जाता है. अब आप इस स्लाइड में देखेंगे, इसमें हमारा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फैशन साइकिल का. पेप्लम पेप्लम ड्रेसेस जो आप देखेंगे आई थी एकदम से, और जैसे ही वो आई वो वैसे ही एक टाइम पीरियड के बाद वो ख़त्म हो गई. तो हम लोग पेप्लम ड्रेसेस वेस्टर्न में भी कैरी करते थे. हम लहंगे के साथ भी जो उसमें कुर्ती वगैरह कैरी करते थे उसमें पेप्लम स्टाइल कैरी करते थे. तो इस तरीके से ये स्टाइल आया और ये चला गया, तो इसको हम बोलेंगे फैशन साइकिल. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फैशन साइकिल स्टेजेस की. इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. तो फैशन साइकिल स्टेजेस में आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि ये जो शेप आ रहा है फैशन साइकिल का, ये शेप क्या है? बेल शेप. तो फैशन साइकिल का शेप क्या होता है? बेल शेप, है ना. अब इसके अंदर हमारा इनोवेशन स्टेजेस है. इनोवेशन स्टेजेस में कौन कौन सी स्टेजेस आएगी? इंट्रोडक्शन एंड राइज स्टेज आएगी. एंड फिर आएगा हमारा क्यूमिनेशन स्टेजेस. क्यूमिनेशन स्टेजेस में कौन कौन सी आएगी? एक्सेलरेशन एंड मास एक्सेप्टेंस. देन डिक्लाइन स्टेजेस. डिक्लाइन स्टेजेस में डिक्लाइन एंड ऑब्सोलेंस. तो इस तरीके से हमारी फैशन साइकिल वर्क करती है. तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में. इंट्रोडक्शन स्टेज में एग्जैक्टली क्या होता है? इसके अंदर डिज़ाइंस और जो स्टाइल्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वो इंट्रोड्यूस कहाँ होते हैं? बेसिकली मेजर डिज़ाइन सेंटर्स में, ठीक है. जो आपके जो बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स वगैरह फैशन शो करते हैं ना, तो वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ फैशन का, ठीक है. फैशन का, स्टाइल का इंट्रोडक्शन हुआ. और इसके अंदर जो कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस होता है पर्टिकुलर स्टाइल को और डिज़ाइन को लेके, वो बहुत लिमिटेड होता है. क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व कौन से होते हैं? फैशन लीडर्स. फैशन लीडर्स कौन से हो गए? जैसे आपके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो गए, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो गए. तो ऑब्वियसली इसके अंदर हायर प्राइजेज़ होती हैं, और हायर प्राइजेज़ होने के कारण इनको एक्सेप्ट कौन करता है? फैशन लीडर्स, है ना. और फिर इसमें क्वांटिटी जो होती है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है. बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बनाई जाती है, और वो क्वांटिटी हम थोड़ी क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसकी प्राइसिंग हाई होती है. और इसमें जो न्यू डिज़ाइंस जो क्रिएट किया जाता है वो कैसे किया जाता है? बाय कंबाइनिंग द आर्ट एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल को कंबाइन करके इसमें डिज़ाइंस और स्टाइल्स को क्रिएट किया जाता है. तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज. अब नेक्स्ट हमारा आता है राइज स्टेज. राइज स्टेज में एग्जैक्टली क्या होता है? इसके अंदर जो फैशन इंट्रोडक्शन स्टेज में था, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको नॉर्मल पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी उतनी हायर प्राइस पे. तो उस सिचुएशन में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर जो होता है वो डिज़ाइंस की कॉपी करता है ना. डिज़ाइंस की कॉपी करके उनको रिप्रोड्यूस करता है उसमें, ताकि वो उनकी जो डिज़ाइंस की जो कॉस्टिंग है वो कम रख सके, और वो कॉस्टिंग कम रखेगा तो उसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगा, कंज्यूमर्स उसको ज़्यादा लेंगे. तो इसमें एग्जैक्टली प्राइस को कम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? इसमें जो फैब्रिक होता है उसको उसका जो क्वालिटी है, फैब्रिक का जो क्वालिटी है वो बहुत
लो क्वालिटी ली जाती है और फिर उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। और लो क्वालिटी लेने की वजह से क्या रिजल्ट आता है, उसकी कॉस्टिंग लो होती है, और कॉस्टिंग लो होती है तो उसको कंज्यूमर एक्सेप्ट करता है, उसको खरीदता है। ठीक है। और फिर इसमें नेक्स्ट हमारा आता है एसिलरेशन। एसिलरेशन हमारा राइज स्टेज में ही आएगा। इसके अंदर मास प्रोडक्शन जो होता है वो मास प्रोडक्शन इस तरीके से किया जाता है कि उसका सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। और सेल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सकता है, जब आप आपकी पीस की कॉस्टिंग कम रखेंगे। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है मास एक्सेप्टेंस। इसको हम पीक स्टेज भी बोलते हैं। पीक स्टेज में एग्जैक्टली फैशन जो होता है वो फैशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और इसमें जो एक्सेप्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कंज्यूमर उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें पीक स्टेज में क्या होता है, मास प्रोडक्शन जो होता है। मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जो प्राइजेज़ होती है, प्राइजेज़ में इतना फ़र्क नहीं आता। जो हमारी राइज स्टेज में जो प्राइस है वही प्राइस हमारी पीक स्टेज में ही होती है ना। और इसमें नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, इट कैन सर्वाइव लॉन्गर इफ़ द फैशन बिकम्स अ क्लासिक। अगर आपका क्लासिक फैशन अगर बनता है इस स्टेज में, सिंपल सोबर अगर फैशन इस स्टेज में आता है तो वो फैशन क्या है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है। और अगर वो एकदम अलग टाइप का फैशन है, जैसे मैंने आपको पेपलन स्टाइल बताया वैसा फैशन है, तो वो ऑब्वियसली वो स्टाइल जो है फेड फैशन में आएगा। फेड फैशन कि वो आया और वो चला गया इस तरीके से। ठीक है। और इसके अंदर और क्या करता है मैन्युफैक्चर इसमें कि कस्टमर इसको और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, तो कस्टमर कस्टमर को ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चेंज चाहिए होता है। तो मैन्युफैक्चर क्या करता है इस स्टेज में वो कुछ अपडेशन करता है स्टाइल में। और वो अपडेशन कैसे करता है कि उसमें या तो थोड़ा बहुत कुछ अलग डिटेलिंग डाल देगा। डिटेलिंग कैसे डालेगा कि उसमें थोड़ा बहुत स्लाइड सा वेरिएशन कर देगा, कलर्स अलग डाल देगा, थोड़े बहुत टेक्सचर्स अलग निकाल देगा, नहीं तो उसमें प्रिंट्स दूसरे ले लेगा, लेकिन जो स्टाइलिंग है वो स्टाइलिंग सेम ही रखता है इस स्टेज में। देन नेक्स्ट हमारा आता है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, डिक्लाइन स्टेज में कंज्यूमर डिमांड जो होती है वो कम होती है, कम से कम होती चली जाती है। एंड इन डिक्लाइन स्टेज फैशन आइटम अवेलेबल हैव सेचुरेटेड द मार्केट। एंड इसमें जो कस्टमर्स होते हैं वो दे डोंट वांट टू पे हाई प्राइस। एंड इसमें जो फैशन रिटेलर्स होते हैं वो फैशन रिटेलर्स फिर एग्जैक्टली क्या करते हैं कि वो लोग जैसे पीक स्टेज में इतना ज़्यादा फैशन हो जाता है कि ठीक है, कंज्यूमर उसको प्राइस को हाई, थोड़ा बहुत हाई देने के लिए रेडी रहते हैं। बट डिक्लाइन स्टेज में वो प्राइस बिल्कुल देना ही नहीं चाहता है, हाई प्राइस। तो इस सिचुएशन में रिटेलर्स वगैरह क्या करते हैं, फैशन रिटेलर्स जैसे आप देखते होंगे कि डिस्काउंट्स वगैरह निकाल देते हैं, हैवी डिस्काउंट्स निकाल देते हैं। तो वो आपकी प्राइजेस में प्राइसेस कम कर देते हैं, उसमें डिस्काउंट्स ऑफर्स निकाल देते हैं और मार्कडाउन कर देते हैं प्राइजेस को, ताकि वो उनका बस जो मर्चेंडाइज है, उनका जो प्रोडक्ट है वो बस निकल जाए, वो बस जो कस्टमर है उसको ख़रीद ले। तो डिक्लाइन स्टेज में इस तरीके से मैन्युफैक्चर को प्राइस एकदम कम से कम करके उस पर्टिकुलर स्टाइल को निकालना होता है। देन आपका आता है लास्ट स्टेज जो है आपका डिक्लाइन स्टेजेस में, ऑब्सोलेंस स्टेज। ऑब्सोलेंस स्टेज में क्या होता है, ऑब्सोलेंस स्टेज इज़ द एंड ऑफ द फैशन साइकिल। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें कंज्यूमर जो होता है, कस्टमर जो होता है, वो एक ही एक स्टाइल को देख देख के बोर हो जाता है। तो इसमें वापस से एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस होता है, जो इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में। और जो कंज्यूमर है वो एक नया स्टाइल मांगने लग जाता है कि अब हम इसको देख देख के बोर हो गए हैं। तो इसके अंदर भले ही फैशन इसमें भले ही प्राइस कम रखी जाती है या बिल्कुल लो कर दी जाती है, बट फिर भी इस स्टेज में कोई भी उस पर्टिकुलर स्टाइल को नहीं परचेज़ करता है। चाहे आप उसमें 70% 80% भी अगर आप उसमें डिस्काउंट लगा देते हैं, हम देखा होगा हम मार्केट में जाते हैं तो उसमें इतना डिस्काउंट होता है, बट हम उसको उस स्टाइल को परचेज़ नहीं करते, क्योंकि वो आउटडेटेड हो जाता है, वो इतना चल जाता है कि वो आउटडेटेड हो जाता है। तो ऑब्सोलेंस स्टाइल में
ऑब्सोलेंस स्टेज में कस्टमर को न्यू लुक चाहिए होता है, और वो जो पर्टिकुलर जो आपके पास एट प्रेजेंट जो स्टाइल है उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हमारी फैशन साइकिल वर्क होती है। कैसे? इंट्रोडक्शन स्टेज से लेके राइज स्टेज से लेके पीक स्टेज से लेके डिक्लाइन स्टेज से लेके ऑब्सोलेंस स्टेज, ये सारी स्टेजेस हमारे फैशन साइकिल में आती है। फैशन साइकिल के बाद आता है फैशन साइकिल की लेंथ। सो नाउ विल स्टडी अबाउट फैशन साइकिल लेंथ्स। तो इसमें आपके 4 प्रोसेस होते हैं। इसमें है फ्लॉप साइकिल, देन फेड साइकिल, नॉर्मल साइकिल, क्लासिक साइकिल। एंड इनका जो रोटेशन होता है, जो इनका एग्जिस्टेंस होता है, वो किस अकॉर्डिंग होता है? नंबर ऑफ एडॉप्टर्स के अकॉर्डिंग, कि कौन से स्टेज पे कितने एडॉप्टर्स ने उस फैशन को एक्सेप्ट किया है और वो कितने टाइम तक जा रहा है, कितने टाइम तक वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अब जैसे हम बात करें फ्लॉप साइकिल की, फ्लॉप साइकिल में एग्जैक्टली क्या होता है? उसके अंदर हमने अगर कोई भी स्टाइल या फिर कोई भी डिज़ाइन अगर इंट्रोड्यूस किया, तो उसको किसी ने भी लाइक नहीं किया, वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है उस स्टाइलिंग को, तो उसके अंदर नो एक्सेप्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स होता है। तो वो एग्जैक्टली किस लेंथ पे आएगा? वो उसकी कोई लेंथ होगी ही नहीं और वो ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो जाएगा, उसको कोई भी एक्सेप्ट जब कर ही नहीं रहा है तो। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा फैड साइकिल। फैड साइकिल जैसे मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में फैड फैशन के बारे में। तो फैड साइकिल का आप इसमें नीचे डायग्राम में देखेंगे, देखिए कि इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आप देखिए, आया, पीक पे चला गया, और इसमें नंबर ऑफ़ एडॉप्टर्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, और फिर एकदम से ये डिक्लाइन हो गया और फिर इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जैसे हमने बात करी थी उस दिन फ्लोरल डिज़ाइंस की, बड़े बड़े फ्लोरल डिज़ाइंस आए थे, तो उसमें कुर्ते भी आ रहे थे, स्कर्ट्स भी आ रही थी, तो वो किस हिसाब से जिस हिसाब से वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे उसी हिसाब से वो पीक पे आए और एकदम फटाफट से वो डिक्लाइन हो गए। तो उनका जो उस साइकिल का, उस फैशन साइकिल का जो ड्यूरेशन था वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन था, तो वो आएगा हमारा इसमें फैड साइकिल में। फिर हम बात करेंगे नॉर्मल साइकिल। नॉर्मल साइकिल इट मीन्स कि उसका जो एक्सेप्टेंस है, कंज्यूमर्स जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उसको एक अच्छे लिमिटेड टाइम तक एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें जो नंबर ऑफ़ एडॉप्टर्स होते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना बहुत कम होते हैं। तो उस वाले फैशन को बहुत एक अच्छे टाइम तक उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, और फिर उसको धीरे धीरे उसको फिर डिक्लाइन कर दिया जाता है। तो वो चीज़ आई हमारे नॉर्मल साइकिल में। देन आता है, देन नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा आता है क्लासिक साइकिल। क्लासिक साइकिल में आप ये इसमें डायग्राम में देखेंगे कि इसका जो टाइम लिमिट है, आप देखिए टाइम लिमिट ये इंट्रोड्यूस हुआ, धीरे 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 ये चलता रहा, ठीक है। ये क्लासिक फैशन जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो क्लासिक फैशन का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप सिंपल ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स देखेंगे, तो उसमें हल्के फुल्के वेरिएशंस होते हैं, तो वो आता है मार्केट में, इंट्रोड्यूस होता है और वो कंटिन्यू होता चला जाता है, उसका डिक्लाइन स्टेज नहीं आता है। और अगर हम नॉर्मल साइकिल में अगर मीडियम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो वो एग्जैक्टली फैशन की एक्सेप्टेंस होती है। तो अभी जैसे हमने हमारे ये सेकंड स्लाइड में पढ़ा था पेप्लम स्टाइल, तो वो किस हिसाब से आप देखिए उसका एक्सेप्टेंस था, तो जिस हिसाब से वो इंट्रोड्यूस हुआ वो पीक पे आया, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होके वो ऑब्सोलेंस स्टेज पे चला गया। तो जैसे हमारे फैशन साइकिल में स्टेजेस होती है, वैसे ही उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग फैशन की लेंथ भी होती है। तो इसके अंदर हमने 4 साइकिल्स कवर अप करिए। इसमें फ्लॉप साइकिल हो गई, फैड साइकिल, नॉर्मल साइकिल, क्लासिक साइकिल। अब हमारे फैशन साइकिल टॉपिक में लास्ट स्लाइड आती है फैशन एडॉप्टर्स की, राइट। अब जैसे हम फैशन साइकिल की बात करी, हमने फैशन लेंथ की बात करी, तो ये जब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उनके एडॉप्टर्स के बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन सा फ़ैशन कौन एक्सेप्ट करता है या फिर किस हिसाब से फ़ैशन को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये जो डायग्राम है, डायग्राम में आप देखेंगे एक तरफ नंबर ऑफ़ एडॉप्टर्स है और एक तरफ है टाइम, और इसमें टाइम के अकॉर्डिंग
कौन सा कंज्यूमर उनका क्या एजेंडा होता है, वो किस तरीके से परचेजिंग करते हैं और वो कितने फ़ैशन फॉलोअर्स होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे फ़ैशन एडॉप्टर्स को जज किया जाता है। और जैसे हमने फ़ैशन साइकिल की बात करी थी कि वो बेल शेप की है, वैसे ही हमारे फ़ैशन एडॉप्टर्स में भी बेल शेप आता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इनोवेटर्स है, इनोवेटर्स में बहुत कम आपको मतलब बहुत मिनिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं इनोवेटर्स में। एंड देन अर्ली अडॉप्टर और ओपिनियन लीडर और फैशन लीडर में थोड़ा सा इनोवेटर्स से ज़्यादा होते हैं। मेजॉरिटी में मींस मेजॉरिटी तो वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडॉप्टर्स फैशन एडॉप्टर्स होते हैं। देन फिर आपका लेट अडॉप्टर आएगा और फिर आपका लेगार्ड आएगा। तो इस तरीके से आपका फ़ैशन एडॉप्टर का भी इस तरीके से फ़ैशन एडॉप्टर का भी एक्सेप्टेंस होता है कि कौन कितना फ़ैशन को एक्सेप्ट करता है और कौन सी स्टेज पे कौन कौन से पर्सन्स उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे इनोवेटर्स की। इनोवेटर्स कौन होते हैं? जो सिंपली जैसे डिज़ाइनर्स वगैरह ने जो भी कुछ भी लॉन्च किया और उन्होंने फटाफट से एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करी थी। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, जो मार्केट में जो नया लॉन्च होता है उसको फटाफट से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर बट ये रहता है कि इस स्टेज पे बहुत रिस्क लेवल रहता है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको कोई कुछ बोलेगा कि क्या पहन रखा है, किस तरीके का पहन रखा है। बस ये है कि वो नया जो स्टाइल आता है उसको फटाफट से अडॉप्ट कर लेते हैं। इसीलिए इनका जो नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस है इस इन इनोवेटर्स का, वो बहुत कम है। ठीक है। और इसकी जो प्राइस हमने बात करी थी पहले कि इसकी प्राइस बहुत हाई होती है, तो ऑब्वियसली वो लोग सिर्फ जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह है वो ही इस फैशन को एक्सेप्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अर्ली एडॉप्टर्स। अर्ली एडॉप्टर्स में एग्जैक्टली क्या होता है? दिस ग्रुप्स ट्रेंड्स टू क्रिएट ओपिनियंस। वो लोग ओपिनियन बेसिस पे देखते हैं कि वो लोग सर्च तो करते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या आई है या फिर न्यू आइडियाज़ क्या है। फिर उस हिसाब से वो लोग धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनोवेटर्स जैसे ही हैं कि एकदम से एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। वो लोग पहले देखते हैं और मार्केट में सर्वे करते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, फिर उस हिसाब से वो उस चीज़ को और उस फैशन को एक्सेप्ट करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी में क्या होता है कि जिसके अंदर बहुत सारी मेजॉरिटी, इट मीन्स कि जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और उनको वो जो डिज़ाइन और जो वो स्टाइल परचेज़ करते हैं वो इसलिए परचेज़ नहीं करते कि वो बहुत कूल लगेगा। वो उसके अदर बेनिफिट्स देखते हैं कि उसकी प्राइसिंग क्या है और वो कितना स्टाइलिंग में है और उसको किस किस ने कैरी किया है। अच्छा, वो उस मूवी में आया था तो हम भी उसको पहनेंगे। वो उसको कूलनेस पे ना फोकस करते हुए वो उस पे अदर बेनिफिट्स देखते हैं कि उसकी यूटिलिटी क्या है और उसमें प्रैक्टिकल बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे, वो कितना कंफर्टेबल होगा। ठीक है। तो ये हमारा आता है अर्ली मेजॉरिटी में। देन हमारी नेक्स्ट आती है लेट मेजॉरिटी में। लेट मेजॉरिटी में बेसिकली क्या होता है कि वो लोग बहुत जो फैशन जो होते हैं, फैशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बहुत बहुत मुश्किलों से वो एक्सेप्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से इतना निकल नहीं पाते हैं। तो वो जो एक्सेप्ट करते हैं उस फैशन को, वो बहुत टाइम लगा देते हैं और बहुत लेट एक्सेप्ट करते हैं उस फैशन को। क्योंकि वो जो उनका जो पुराना स्टाइल है वो उसको इतना इजीली छोड़ नहीं पाते। देन हमारा लास्ट आता है लेगार्ड्स। लेगार्ड्स जो होते हैं वो जो न्यू आइडियाज़ और न्यू फैशन को है, न्यू फैशन को बहुत बहुत ही ज़्यादा स्लोली एक्सेप्ट करते हैं। वो लेट मेजॉरिटी वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा वो उसको लेट एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट वो उसको करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो पुरानी उनकी स्टाइल चलती रहती है वो उसमें ही कंफर्टेबल होते हैं। वो उसको ख़रीदना ही नहीं चाहते, वो उसको पहनना ही नहीं चाहते। तो इस तरीके से एक जो मेजॉरिटी पीपल जो है, जो अर्ली एडॉप्टर्स जो है, इनोवेटर्स जो है, उनकी थिंकिंग इस तरीके से होती है और फैशन को इस तरीके से फैशन एडॉप्टर्स अडॉप्ट करते हैं और उनका जो टाइम पीरियड है वो इस तरीके से ही कर्व शेप में होता है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। If you have any question regarding this topic, you can definitely ask me. Till then, stay tuned to us. Soon I'll be back with my next video.